जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। फिजिक्स बुक जो मैंने लिखा है उसका पेपर 4 अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, मेरा बुक आपको पता है फिजिक्स एग्ज़ाम, उसमें 10 पेपर मैंने दिया है और 10 का 10 पेपर आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारे पेपर्स मैं 24 आवर्स के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड आंसर इसमें लिखा है। तो आप लोग बुक पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप लोग जितना डिफिकल्ट लगता है ये वीडियो देखेंगे, 24 आवर्स का वीडियो। तो 24 आवर्स में सारा सिलेबस कवर किया है। 12th CBSE बोर्ड जो आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023-24 का जो एकेडमिक ईयर है, जो अभी आप लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें उसके लिए क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, वो यूट्यूब मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया। और अभी इसका सेकंड पार्ट में हम लोग सेक्शन डी एंड सेक्शन ई देखेंगे। सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, यू नो दैट सेक्शन डी इज़ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ पढ़ेंगे अच्छे से और उसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर आप दे देंगे। वो भी क्वेश्चन MCQ है। तो MCQ क्वेश्चन में मैं सब जगह एक्सप्लेनेशन दिया है। एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तो जो MCQ का जो 4 में से एक ऑप्शन लिखना है आपको। ओके, तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इस टॉपिक को रिलेट कर रही है पैराग्राफ। मैं पैराग्राफ नहीं रीड करूँगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो MCQ क्वेश्चन पहला है इसका। क्या क्वेश्चन पूछा है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल इज करेक्ट। पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा पॉइंट करेक्ट है? 4 ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट करेक्ट आंसर वाला पढ़ रहा हूँ। द डाइपोल मोमेंट में change direction in response to an external electric field. The dipole moment of polar molecule can change direction in response to external electric field. Okay, ये इसका ये डी आंसर करेक्ट है, डबल लिखा गया। So now second question, what occurs to polar molecules when subjected to an external electric field? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, द डाइपोल मोमेंट टेंड्स टू अलाइन विथ द फील्ड, फील्ड का डायरेक्शन में अलाइन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन इधर लिखा है, देख लेना। व्हेन एक्सपोज टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर मॉलिक्यूल्स टेंड टू अलाइन देयर डाइपोल मोमेंट्स विथ द फील्ड डायरेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी पूछ सकते हैं। तो इधर ऑक्सीजन है, पोलर का एग्जाम्पल है, नॉन पोलर का एग्जाम्पल आप सारे रीड करो। इधर आपको पोलर का 3 एग्जाम्पल मिल रहे और नॉन पोलर का 1 है। ओके, इन पोलर मॉलिक्यूल where there the centers of positive and negative charges typically located and far apart from each other. Now second इसका क्वेश्चन और क्वेश्चन है फोर्थ के लिए। What describe the dipole moment per unit volume in the dielectric material? वो है पोलराइजेशन। सेकेंड पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 30। तो ये पैराग्राफ सेमीकंडक्टर का चैप्टर रिलेट कर रहे। सेमीकंडक्टर चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में लिखा है ये सारे, और कौन सा एलिमेंट डोप किया तो P टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो ये कौन सा एलिमेंट डॉप किया तो N टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये दोनों इधर दिए हैं 2 टाइप का। इधर का इम्प्योरिटी दिए है, इम्प्योरिटी देख लो।
पेंटावेलेंट इधर दिया है और इधर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया तो इधर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल भी दिया है। देन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में लिखा है। ओके, सो नाउ व्हिच टाइप ऑफ कैरियर्स हैव मोर नंबर डेंसिटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन होल होगा एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इसके लिए ये इम्प्योरिटी कौन कौन है ध्यान रखना, वो एलिमेंट देखो 15 ग्रुप एलिमेंट है 13 ग्रुप एलिमेंट लो। तो ये सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना ऑल्टरमोस्फेयर में, ये पेंटावेलेंट नहीं है। देन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डोपिंग सेमीकंडक्टर? टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? क्या रिलेशन है उसमें? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों इक्वल है। इसके लिए और क्वेश्चन पूछे हैं फोर्थ के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर if the number of free electrons per unit volume is given, number of free electron per unit volume, number density इलेक्ट्रॉन का दिया, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, Ni एंड NH, ये दोनों वैल्यू दिया। व्हाट इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन? उसके लिए फॉर्मूला होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन एन टाइप बोला ना, एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप में यही होगा, एन टाइप में ये क्या है चार्ज कैरियर है। सो दैट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर 1.5 into 10⁻16 सेंटीमीटर्स क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। एमसीक्यू का क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं आते तो आप ऐसा एक अंदाज लगा सकते हैं कौन सा हो सकता है। कुछ भी नहीं लिखने से अगर अपने कुछ तो लिखा, अगर हो सकता है करेक्ट ऑप्शन आ सकता है। इसके लिए अब कुछ ना कुछ ऑप्शन लिखना है तो लिखना है और कुछ ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। ई सेक्शन में 5 मार्क क्वेश्चन, 3 5 मार्क क्वेश्चन है। उसमें ए बी के फॉर्म में पूछेंगे, नहीं तो कॉमन एक ही क्वेश्चन होगा। तो इधर क्या लिखा है? स्टेट किरचॉफ्स रूल। हम लोग पहले देखा था फैराडेज रूल्स, और इधर किरचॉफ्स रूल पूछे। किरचॉफ्स रूल क्या है? पहला, अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज 0। करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन, ये भी बोल सकते हैं आप। सेकेंड लॉ क्या है? अलजेब्राइक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट इज 0। मतलब सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो इसका यूज करके इधर एक न्यूमेरिकल करते हैं। यूज दीज रूल्स टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन। तो फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, करंट टोटल करंट कितना है देखो, टोटल करंट I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इधर जो I3 है इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू I3 होगा टोटल करंट। फिर सेकंड, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ पे। लुक A B D C A, लुक कौन सा? A B D C A, ऊपर वाला लुक, ऊपर वाला लुक। अभी एक रूल सबको अच्छे अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम आएगा। पहला, जब बैटरी के बारे में सोचेंगे, ये EMF के बारे में, इधर देखना है आपको, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उधर उसको E माइनस लेना है। मतलब आपको याद रखना, इस डायग्राम से एक लंबा लाइन है, एक छोटा लाइन है। लंबा लाइन से छोटे लाइन की तरफ जाएंगे, वो बड़ा लाइन था छोटा होगा, इसका मतलब ऐसे याद रखने के लिए है ये। तो ये लाइन की कोई रिलेशन नहीं इधर, याद रखने के लिए। तो उस टाइम E माइनस लेना है, ठीक है। अगर मैंने D से C जा रहा हूँ, छोटे लाइन से बड़ा लाइन जा रहा हूँ, तो छोटा था ऐड होके बड़ा हो गया, मतलब एडिशन मीन्स प्लस लेना है, इधर E टू प्लस होगा। ओके, नाउ करंट के लिए A टू B जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन से जा रहे हैं,
ए टू बी जा रहा है, अगर करंट के डायरेक्शन में अगर आप है, ए टू बी करंट का डायरेक्शन में अगर आप है तो आप लोगों को क्या करना है, वो वैल्यू नेगेटिव लेना है, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है। ओके, सो अभी हम लोग ये इधर करंट का डायरेक्शन दिया है ए की तरह, इधर सॉरी ए से बी की तरह, इधर सी से डी की तरह, इधर एफ से ई की तरह। लेकिन जब हम एक ही लूप ये ऊपर वाला यूज करते हैं, इधर 2 वोल्ट है और इधर 1 वोल्ट है, तो इन दोनों का जो करंट ज़्यादा करंट का है फर्स्ट में, ठीक है। तो आप करंट का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हम लोग नेगेटिव लेंगे, -2 इंटू ये लूप देखो -2 का है इधर, ई को माइनस ले लिया, बड़ा से छोटा है वो -2 वोल्ट है उसके ले लिया, देन ये हो गया। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस इधर दिया, इसके साथ आई लगाना है हमें, तो 4i1 ये भी करंट का डायरेक्शन है, इसके लिए हम लोग क्या किए, इधर -4i1 लिया। नीचे इधर से इधर आ जाओ, करंट का अपोजिट डायरेक्शन दे रहा जा रहा है तो प्लस लिखना है, +3i2, क्योंकि इधर करंट i2 है, और छोटे से बड़ा जा रहा है वो प्लस होगा, +1 में, +1 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 4i1 - 3i2 इज इक्वल टू -1। सेकेंड लूप देखो, ABFEA, इसमें देखो वही पहले वाला तो आपको समझ में आया होगा। तो -2 -4i1, इधर से इधर कुछ नहीं, इधर से इधर, तो +2i3 +4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। देन ये सिंप्लीफाई किया तो 2i1 + i3 इज इक्वल टू 1 आया। ओके, सो नो यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है, i3 इज इक्वल टू i1 + i2 है, क्योंकि i3 सबसे ज़्यादा है ना। देन इक्वेशन 1 करके 1 का वैल्यू पुट करो, i3 का जगह में इधर i3 की जगह i1 + i2 पुट करो इज इक्वल टू 1। तो इधर आपको मिलेगा सारे i1 + i2 इधर, तो 3i1 + i2 इज इक्वल टू 1। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 इधर भी i2 है, इधर भी i2 है, इक्वेशन 2 सॉल्व किया तो i1 का वैल्यू हमें मिलेगा। i1 मिल गया तो आप लोग इधर वैल्यू पुट करके i2 निकाल सकते हैं। तो i2 निकल गया तो i1 + i2 इज इक्वल टू i3 है, वो वैल्यू पुट करके i3 निकाल सकते हैं। ये ऐसे इसका वैल्यू निकालना है। इसको और क्वेश्चन है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द साइड ऑफ पॉइंट न्यूक्लियस in a hydrogen atom due to circular motion of the electron. Assume that the atom is in its ground state and give the answer in terms of fundamental constant. ये हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना है। तो इधर क्या दे एक्चुअली, और एक्सप्रेशन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है, और इधर न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। इसका फॉर्मूला आप फॉर्मूले के लिए यूज़ करेंगे सर्कुलर मोशन का, वो फॉर्मूला आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेट करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोर्ड का फर्स्ट पॉसिबिलिटी यूज कर सकते हैं, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 ze²/r²। फिर z इज इक्वल टू 1 लिया, देन इधर m इधर डिवाइड करो, r का एक r कट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मिलेगा v² इज इक्वल टू 1/4πε0 e²/rm। अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट n इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, mvr इज इक्वल टू nh/2π, n इक्वल टू 1 गया तो h/2π, फिर इधर v ले लो, v इज इक्वल क्या फॉर्मूला मिलेगा, h/2πmr, इधर v² है तो अब इसको भी v² कर दो, इसको भी v² कर दो। तो v² करने के बाद फिर दोनों इक्वेशन इक्वेट करो, दोनों इक्वेशन आफ्टर इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन वी गेट r इक्वल टू h3 ε0
pi m e square. Okay, this is the radius of stationary orbit. So that velocity is equal to, velocity फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन 2 and 3 से, velocity is equal to e square अपॉन 2h मिलेगा, ये आपको सॉरी v का वैल्यू मिलेगा। v मिलने के बाद r का वैल्यू पुट करके v का वैल्यू मिलेगा हमें। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज इक्वल टू, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इधर i का वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, नहीं तो इसको ऐसे रख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देन करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, t है 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। देन करंट मिलेगा ई वी अपॉन 2 पाई r। तो करंट का वैल्यू, i का वैल्यू पुट करो, r का वैल्यू पुट करो, तब आपको ये वैल्यू मिलेगा b का। ओके, नहीं r का वैल्यू नहीं पुट किया, सिर्फ करंट का वैल्यू पुट किया तो b मिल गया। तो फिर जब आप r का वैल्यू पुट करेंगे तो r का वैल्यू लेने के बाद सारे कांस्टेंट के टर्म में वैल्यू मिलेगा। b इज इक्वल टू म्यू नॉट e रेज़ टू 7 पाई m स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट क्यूब एंड h रेज़ टू 5 कांस्टेंट के टर्म। ओके, सो ये थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, इसको एक दो तीन बार देख लेना। In a meter bridge, the balance point is found at a distance L1 with the resistance R and S as shown in figure. Okay. An unknown resistance X is now connected in parallel to S. इधर X कनेक्ट करेंगे हम लोग, इधर एक unknown resistance X कनेक्ट किया हम लोगों ने parallel to S. Obtain the formula for X in terms of L1, L2 and S. ठीक है, पहला हम लोग क्या करेंगे, विदाउट कनेक्टिंग एक्स, इसको फॉर्मूला यूज करेंगे, आर अपॉन एस इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 आएगा। फिर इसका वैल्यू कनेक्ट करने के बाद एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एस इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम कुछ आर एस मान लीजिए, कुछ भी ले लो। इस सेम फॉर्मूला उस टाइम में हम इसको L2 मान लेंगे और रिमेनिंग 100 माइनस L2 होगा। ओके, तो सिंपल है ये फॉर्मूला हुआ हमें पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस यूज करके, आर अपॉन एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये मिल गया यस के तरह। नाउ फॉर बैलेंसिंग लेंथ L1 द कंडीशन इज दिस, ये हो गया। फिर सेकंड जब हमने एक्स कनेक्ट किया तो एस इक्विवेलेंट कितना मिल गया, तो उस टाइम में आर अपॉन एस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। एस इक्विवेलेंट को वैल्यू पुट करो तब आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इससे आप लोग डायरेक्ट अगर एस फाइंड आउट किया तो एस का वैल्यू पुट करो, नहीं तो आर अपॉन एस जो ये वैल्यू है, इधर देखो क्या किया हम लोगों ने इक्वेशन 1 एंड 2 में, इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से इधर आर अपॉन एस इधर भी मिल रहा है, आर अपॉन एस, इसकी जगह डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, L1 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू x प्लस एस इंटू एक्स प्लस एस डिवाइडेड एक्स इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। फिर x प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये जो नीचे 100 माइनस L2 इधर जाके ऊपर जाएगा इधर, और 100 माइनस L1 ऊपर जाएगा, नीचे L1 रहेगा, तो क्या होगा L2 इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड L1 इंटू 100 माइनस L2। फिर ये जो x है x इधर मल्टीप्लाई करो, तो नहीं तो इसको ऐसे रख दो, x 1 से डिवाइड किया तो s अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा, तो ये 1 इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो s अपॉन एक्स मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, x ऊपर ले लो, ये सारे s को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। Derive an expression for 32 number question. Derive an expression for magnetic field at a point on the axis of circular carrying a current carrying a circular loop. तो एट द इसके बाद हम लोग इसका ही सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप का डेरिवेशन भी बना सकते हैं। पहले ये एज इट इज लिखो,
और जो एक्सिस का जो डिस्टेंस लिया था आप लोगों ने, सपोज एक्स लिया, तो एक्स को 0 कर दो, वो बी सेंटर में पहुंच जाएगा। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप देखेंगे। हम फिर ये डायग्राम देख लो आप पहले अच्छे से। इधर डायग्राम नहीं है, ठीक है, मैं आपको इधर डायग्राम बना के देता हूँ। इधर एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं। एक सर्कुलर लूप ले लिया आप लोगों ने, ओके, और इसका एक्सिस इधर है, एट पॉइंट पी ये मान लेते हैं इधर। तो ये हो गया, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेंगे, ओके, कैपिटल आर एंड करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट। ये करंट आई ले लिया हम लोगों ने, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द लूप। देन ये डिस्टेंस एक्स मान लिया, ये डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम सेंटर ओ, और इधर से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे हम लोग। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा मिलेगा, डी भी ले लेंगे हम, ठीक है। और इधर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे, वो एलिमेंट होगा ये, इधर एक एलिमेंट है, और आप लोग नीचे भी एक एलिमेंट मान सकते हैं। एंड दिस लूप इज डिवाइडेड टू एन नंबर ऑफ E1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स करो, तो ये इसका लेंथ DL मान लिया हम लोग, और ई डिस्टेंस R मान लिया, ओके। सो नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट DL ऑफ द कॉइल एट पॉइंट E, एट पॉइंट E मान लो। The magnitude of the magnetic induction dV at a point P is due to this element is dV is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin alpha, इधर एंगल लिखा हम लोगों ने sin alpha, ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो इधर भी बना दो, ओके, ये अल्फा हो गया आपका। सो तो नहीं, हम लोग थीटा लेंगे ना, अल्फा बाद में लेंगे, चलो इसको मान लेते हैं थीटा। तो इधर द एंगल बिटवीन दिस आर एंड दिस लूप वो 90 होता है, तो इसके लिए वो थीटा मान देते हैं। तो ये थीटा होने के बाद ये फॉर्मूला मिलेगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आईडीएल साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। अभी सेकंड, द कंपोनेंट ऑफ dB along the x axis, dB सॉरी इधर नहीं, एंगल इधर बनाना चाहिए, ये एंगल इधर नहीं बना, तो ये अल्फा इधर बनेगा, ये अल्फा इधर बनेगा, जिसके साथ एंगल बनता है ये होता है dB cos अल्फा, और ये dB sin अल्फा, ये dB sin अल्फा, ओके। तो सेम अगर हम लोग इधर एक सेकेंड बना दिया, इसको हम लोग DL, इस DL की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो dB डैश ले लिया, तो इधर dB डैश एंड dB दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसके लिए तो ये अगर अल्फा एंगल बन रहा है, ये कॉस थीटा, तो ये इधर कॉस dB कॉस अल्फा, dB डैश कॉस अल्फा एंड dB कॉस अल्फा इक्वल एंड अपोजिट इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, और इधर dB साइन अल्फा और dB डैश साइन अल्फा दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ये E1 नंबर में अगर डिवाइड किया हम लोगों ने इसको, तो E1 नंबर मतलब टोटल ये जो होगा इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसको इंटीग्रेशन ऑफ dB लिख सकते हैं, ओके। सो अभी आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, इधर ये इक्वेशन से dB इंटीग्रेशन करके ले लेंगे डायरेक्ट इसका कितना टाइम्स, तो इंटीग्रेशन, तो ये मिल गया टोटल कंपोनेंट एक मिल गया, इधर एक कंपोनेंट मिल गया, ऐसा हम लोगों को
टोटल कंपोनेंट के लिए इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन इधर इंटीग्रेशन। और अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू ले लेंगे। साइन अल्फा का वैल्यू देखो इधर, साइन अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, ये आर है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये आर क्या होता है, ये आर इज इक्वल टू दिस आर स्क्वायर, सॉरी इधर लिखिए हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये आर मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन अल्फा आपका मिलेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन नीचे रहेगा इसका होल स्क्वायर, ये आर पे क्या मिलेगा, साइन अल्फा इज सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज टू 1/2, ये साइन अल्फा मिल गया हमें। ओके, तो साइन अल्फा का वैल्यू पुट किया इधर, ये साइन अल्फा का वैल्यू ये है, ठीक है। साइन अल्फा का वैल्यू दिस अपॉन स्मॉल आर है, देन आर इक्वल टू ये वैल्यू है इसके लिए। तो साइन अल्फा मिल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। और इधर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है अभी, ये डिस्टेंस इधर से आर है, आर, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 आर स्क्वायर है। ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, वो वैल्यू पुट किया तो पहला मिलेगा हमें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 1, एंड सेकेंड साइन अल्फा का जो आर है उसका रेस्ट टू हाफ है, तो टोटल मिलेगा 3/2। सो डी बी एक्स अलग एक्स है, इसके लिए एक्स लिखा है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2, ओके, इंटू डी एल। और डी एल इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, 2πr, तो 2πr से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 का 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बचेगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। इफ द कॉइल हैविंग n टर्न्स, तो n से मल्टीप्लाई करो, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। This is a magnetic field on the axis of circular coil. For a magnetic field at the center of circular coil, x equal to 0 पुट करो तो वो आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये नहीं पूछे आपको, इधर तक ही पूछे हैं। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल है तो डायरेक्ट उसका भी डेरिवेशन है, नहीं तो ये लेके यूज कर सकते हैं, इधर इधर तक यूज करके फिर x इक्वल टू 0 पुट करो, ये वैल्यू मिल सकती। ये अबाउट इधर लिखा है मैंने, अबाउट डेरिवेशन यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। इसका बी पार्ट है, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, उसका फॉर्मूला यूज किया है इधर, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल का। एन दिया है, रेडियस आर दिया है, और करंट आई दिया है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। आंसर 3.14 × 10⁴ टेस्ला। इस इंटर क्वेश्चन को और क्वेश्चन दिया है, और बीम ऑफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में और पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला फादर वाला साइड, then the direction of magnetic field is a negative direction of z axis.
Second question, an electron passing through a region is not reflected. Are you sure that there is a no magnetic field in that region? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हो सकता है ना. सो नो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्ट्स एंड द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनरिफ्लेक्टेड. इसका थर्ड पॉइंट है सी. A circular coil of n turns and the diameter d carries a current I. It is unknown and rewound to make another coil of diameter 2d. मैं डायमीटर बढ़ा दिया, निकाल के डायमीटर बढ़ा दिया और करंट I remaining the same रखा. Calculate the ratio of magnetic moment of new coil and original coil. पहले न्यू कॉइल, बाद में ओरिजिनल कॉइल. न्यू कॉइल का डायमीटर बढ़ गया तो बड़ा बन गया, हो लूप बड़ा बन गया. तो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का? m इज इक्वल टू एन आई ए. आई पता है और इधर एरिया एक का बढ़ गया, एक का डी है, एक का 2d है, तो डायमीटर 2d है. तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो ये क्या आएगा फॉर्मूला n इक्वल टू 2 pi d by 2 is equal to n dash 2 pi 2d by 2. So n dash equal to n by 2. तो ये हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. n dash equal to n by 2 मेजरमेंट. नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट n is equal to m is equal to NIE. दैट इज एन आई. ये मतलब पाई आर स्क्वायर है. पहले कॉइल के लिए हम लोग ये मान लिया, दूसरा कॉइल के लिए बी माना, इसके लिए एम ये लिखा इधर नीचे. ओके, तो फिर ये क्या है इक्वेशन आई बाई 4 एन सॉरी 1/4 एन आई पाई डी स्क्वायर. सेकेंड के लिए इधर आपको आर की जगह क्या लिखना है, आपको आर की जगह आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बी, तो उसके लिए हम लोग डी स्क्वायर माने. तो ये फॉर्मूला क्या होगा एन आई अपॉन 2 पाई आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एन आई पाई डी स्क्वायर. तो इन दोनों को रेशियो लिया तो आपको मिलेगा 2/1 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 2. देन एम बी इज इक्वल टू 2ma. क्वेश्चन नंबर 33, डिराइव द मिरर फॉर्मूला. तो लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन पेपर में हम लोग लेंस इक्वेशन देखा था, अभी मिरर फॉर्मूला देखेंगे. तो सेम वैसे ही मैंने एक ट्रिक बता दूंगा जैसा हम थिन लेंस फॉर्मूला प्रूव किया है, जैसे ए बी सी ए डैश बी डैश सी, सेम ऐसे इधर एक ट्रिक बता दूंगा. तो ये याद रखो, पहला डायग्राम बनाते टाइम 3 रे बना दो. कहीं कहीं बुक में 2 रे से भी किया है. ये 3 रे आपको बहुत आसान से जाएगा. कैसा देखो, ए बी ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल जा रहा है, एक रे सेंटर पे आ रहा है, एक रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से. जो पैरेलल आ रहा है वो जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो फोकस से जाएगा, ये आपसे. दूसरा रे बनाओ आप सेंटर पे, तो एक पोल ऑफ द मिरर, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा. ये दोनों रे कहाँ मीट करता है, वो उसमें से ये थर्ड रे लेंगे, वो थर्ड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा, ये रिट्रेस होगा. तो तीनों रे कहाँ मीट करता है, उधर बी डैश ए डैश ये इमेज बनाएगा. फिर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, इमेज डिस्टेंस इज वी, फोकल लेंथ इज एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पी तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये वैल्यू याद रखो. और ये सारे वैल्यू लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, ऑल द वैल्यू आर नेगेटिव. ओके, फिर हमें फॉर्मूला यूज करेंगे. पहला ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ. देखो ए डैश बी डैश एफ एंड एम पी एफ. तो इसमें क्या लिया हम लोगों ने, बी डैश ए डैश बी डैश लिया अपॉन एम पी लिया इज इक्वल टू बी डैश एफ लिया एंड एफ पी लिया.
ओके, तो एक इक्वेशन बन गया। फिर ए डैश बी डैश अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए बी है, ये एम पी जितना है वो ए बी है, तो इसके लिए ए बी लिख दिया। तो ए डैश बी डैश और बी डैश सी डैश लिखो, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बी डैश सी डैश अपॉन बी है, नहीं तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। सिंस ए पी बी एंड ए डैश बी डैश बी, नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए बी पी ए डैश बी डैश बी, ये भी लिख सकते हैं। तो उधर क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी, ये लिख सकते हैं। तो अभी लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, बी डैश एफ इज अपॉन एफ पी इज इक्वल बी डैश पी अपॉन बी पी। बी डैश एफ कहाँ है, देखो बी डैश हमें पता एफ पता नहीं, इसलिए हम लोग ये ले सकते हैं बी डैश पी माइनस एफ पी ले सकते हैं, ठीक है, वो लिख दिया। एफ पी पता है, एफ पी इज फोकल लेंथ है, बी डैश पी इज इमेज डिस्टेंस है, एफ पी इज फोकल लेंथ है, बी डैश पी अगेन बी डैश पी इज वी दैट इज इमेज डिस्टेंस एंड बी पी इज बी पी क्या है, देखो बी पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सारे नेगेटिव है, वैल्यू पुट करो सारे नेगेटिव का, तो ये इक्वेशन बनेगा माइनस वी प्लस एफ डिवाइडेड बाई माइनस एफ, ये इधर माइनस माइनस बिकम प्लस एफ हो गया, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग वी माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, तो ये क्या आएगा, एफ वी अपॉन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। देन ये इक्वेशन डिवाइडिंग बाई वी करो, 1 अपॉन एफ होगा माइनस 1 अपॉन वी होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन यू होगा, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, दिस इज मिरर फॉर्मूला। ऐसा कर सकते हैं एक, नहीं तो और एक सिंपल तरीका इधर से भी ले सकते हैं आप लोग, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ये एक लिख सकते हैं। दूसरा ए डैश बी डैश पी, सॉरी एक हो गया, दूसरा आप इधर से ले सकते हैं ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी हो गया, दूसरा है ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं एम पी एफ। तो इस ये इक्वेशन थोड़ा सा याद रखो, ये कहाँ लिखना है, बी कहाँ लिखना है, अगर ये ऊपर लिखा नहीं बी ऊपर लिखा ये नीचे लिखा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके लिए ए टू बी लिखा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, और टैंक इज फिल्ड विद वाटर ऑफ हाइट 12.5 सेंटीमीटर, apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of the water? If the water is replaced by liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, इधर माइक्रोस्कोप से जो इमेज दिख रहे हैं वो 9.4 दिख रहे हैं सेंटीमीटर, तो रियल तो इतना है, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ निकालो तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल गया, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल गया। तब अभी इधर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया सेकंड क्वेश्चन में 1.63, और रियल डेप्थ कितना है सेम है, और अपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करो, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, तो वो क्या होगा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 12.5 डिवाइडेड बाई 1.65 इज इक्वल टू 7.67, तो ये 7.67 कहाँ से माइनस करेंगे, पहले वाले अपरेंट डेप्थ से, तो जो बनेगा इतना शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, शिफ्ट डिस्टेंस। फिर इसका और क्वेश्चन है, फिगर शोज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म इफ
connected the QR is parallel to the base को parallel है QR. Okay, then so that R1 is equal to R2 is equal to A by 2 and angle of minimum deviation delta is equal to delta m is equal to 2I minus A. So हम लोग फॉर्मूला पता है फ्रॉम द गिवन फिगर A is equal to R1 plus R2. Then as the ray QR is parallel to the base, then R1 is equal to R2. जब R1 is equal to R2 होगा, then I is equal to E होगा. Therefore 2R1 और 2R2 is equal to E. Then R1 is equal to R2 is equal to A by 2. और 2R is equal to E, then A is equal to R equal to A by 2. ये होगा. Delta angle of minimum deviation of the first phase plus deviation of the second phase. Deviation of first phase क्या होगा? I minus delta is equal to I minus R1 plus E minus R2. So delta is equal to I plus E minus R1 plus R2. Here I is equal to EA, I is equal to E होगा. Then 2I की जगह 2I आएगा, 2I minus E, that is delta. ये इन शॉर्ट आपको रिजम फार्मूला अगर आपने याद किया तो इजीली आएगा. उसका ही पार्ट है, प्रिज्म फार्मूला का ही पार्ट है. सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वायलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड बार. इंसिडेंट वायलेट लाइट रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट का डेविएशन कम है ना, तो वायलेट लाइट का डेविएशन ज़्यादा है. सो देन डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा वी. इसका थर्ड क्वेश्चन है ये. थर्ड क्वेश्चन क्या दिए? ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड द पोल. ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा है. ओके, देन यूजिंग द डायग्राम डिराइव द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द इमेज फॉन्ट. तो अभी इधर एफ है और इधर पी इन पोल है, इनके बीच में रख दिया हम लोग. बीच में रखने से ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर से एक रे इधर जाएगा, एक रे इधर आएगा. ठीक है. सो ये जो रे इधर गया है इधर से, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसा आ रहा है, तो ये पीछे कुछ बन रहा है इधर इमेज, और ये भी ऐसा आएगा, तो ये पीछे इधर का इमेज बनेगा. ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा. एच डैश इसका हाइट होगा और इसका एच है, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एम इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो फ्रॉम फिगर ए पी बी इज इक्वल टू आई एंड बी पी क्यू ओ बी आई ए. एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. देन इन ट्रायंगल ए बी पी इज इक्वल टू 10 ए बी पी 10 आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी. 10 आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी. तो साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है. तो वही किया इधर ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश में 10 आई इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी. तो लास्टली क्या इक्वेशन मिला हमें? दिस इक्वल टू दिस ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी. सो दैट एम इज इक्वल टू वी अपॉन माइनस यू और एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. ये उसका डेरिवेशन है. ओके, अभी हम लोग ये फोर्थ पेपर ख़त्म हो गए और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिफ्थ पेपर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखेंगे. ओके, ये फोर्थ पेपर है. अच्छे से 4 पेपर वीडियो देख लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल बुक 10 पेपर का बुक का लिंक दिया है, तो उधर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.